अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। दोस्तों 26 मई 2023 को रशिया ने अपनी तारीख में पहली दफा किसी दूसरे मुल्क की सरहदों पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स, अपने बॉम्ब्स एक्टिवेट कर दिए। जी हाँ बिल्कुल, और वो मुल्क है जी बेलारूस। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने हालिया ही में एतराफ किया कि रशिया ने उनकी सरहदों पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सेट कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, यानी लॉन्च कर दिया है। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट आकर ऐसी बात कर कैसे सकते हैं? अब इस काम की वजह से यूरोप के दरवाजों पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा खड़ा हो गया है। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट आखिर ऐसी बात कर कैसे सकते हैं? बेसिकली बेलारूस और रशिया एक ही स्टेट हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि बेलारूस एक अलग मुल्क है और रशिया एक अलग, लेकिन बेलारूस रशिया के अंदर एक टेरिटरी है, वो रशिया के मातहत चलता है। वहाँ पे जो कुछ भी होता है रशिया की मर्जी से होता है। तो आइए इस बात को जरा डिटेल से समझ लेते हैं। अब बेलारूस रशिया के अंडर एक टेरिटरी है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आजाद कश्मीर पाकिस्तान की एक टेरिटरी है और मजमूई तौर पर एक ही रियासत है, एक ही स्टेट है। और इसी तरह रशिया और बेलारूस की भी यही कंडीशन है। अब रशिया के इर्द गिर्द जो छोटे छोटे ममालिक हैं, बेलारूस में उनमें शामिल है, तो उन ममालिक को मजमूई तौर पर हम कहते हैं द सोवियत यूनियन। लेकिन एक हैरानी वाली बात मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया मोस्ट प्रोबेबिलिटी से मोस्टली बेलारूस को रशिया के अंडर एक टेरिटरी दिखाता है और मानता है। अब बेलारूस और रशिया के इस तरह मुनज़्ज़म होने को रशिया ने नाम दिया है द यूनियन स्टेट ऑफ रशिया एंड बेलारूस। और हैरानी वाली बात ये कि द सोवियत यूनियन में बेलारूस ही वो पहला मुल्क है जिसने अपने आप को रशिया के आगे सरेंडर किया और रशिया के मातहत चल रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग और हैरान कुन बात आपको मैं बता दूं कि रशिया सोवियत यूनियन के जो ममालिक हैं उनको काउंटर करने का प्लान पहले से ही बना चुका है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा कि किस तरह रशिया सोवियत यूनियन के ममालिक को अपने अंदर जम करेगा और रशिया को इससे क्या फायदे होंगे और फ्यूचर में दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके क्या असरात होंगे। अब बात करते हैं ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ। तो बात है 1991। रशिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने रशिया के अंदर बिजनेस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर नए इस्लाहात ऐड की, उनमें तरमीम की और फैसला किया कि जो सोशल इकोनॉमी है रशिया की, उसको कैपिटल इकोनॉमी में तब्दील किया जाए। यानी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो रशिया की सोसाइटी की बजाय उसकी गवर्नमेंट के पास आए और रशिया अपनी कैपिटल इकोनॉमी को खड़ा कर सके। लेकिन बोरिस येल्सिन का ये प्लान उनकी अवाम को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनकी मकबूलियत में बुरी तरह से कमी आ गई। अब अपनी मकबूलियत को दोबारा उसी लेवल पे लाने के लिए बोरिस येल्सिन ने एक और प्लान किया कि अपनी अवाम के सामने एक और प्लान रखा कि सोवियत यूनियन के जो ममालिक हैं उनको रशिया में मुनज़्ज़म किया जाएगा, जम किया जाएगा। तो तब जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सोशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट होगी, उसको सोसाइटी में लाया जाएगा। तो इस तरह से रशिया सोशलाइज्ड इकोनॉमी भी बन जाएगा और कैपिटल इकोनॉमी भी बन जाएगा। और इस प्लान को कामयाब करने के लिए रशिया ने सबसे पहला अटैक किया बेलारूस के ऊपर, क्योंकि बेलारूस की इकोनॉमी काफी हद तक फ्लॉप कर चुकी थी। उनका जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो रेट है वो 50% से क्रॉस कर चुका था और मजमूई तौर पर बेलारूस की कंडीशन काफी बुरी चल रही थी। और रशिया ने अपने प्लान की शुरुआत करने के लिए बेलारूस को सबसे पहले ऑफर दी कि वो रशिया के अंदर जम हो जाए, रशिया के अंदर एक टेरिटरी बन जाए और बदले में रशिया उसकी इकोनॉमी को भी खड़ा कर देगा, उसको न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी देगा। यानी अगर कोई मुल्क बेलारूस के ऊपर अटैक करता है तो रशिया उसको रेजिस्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा। और जब बेलारूस की गवर्नमेंट ने अपने लोगों में इलेक्शन करवाए तो 78% से ज्यादा लोग इस मामले पर राजी हो गए कि बेलारूस को रशिया के अंदर जम हो जाना चाहिए ताकि उनके तमाम मसाइल हल हो सके। और फाइनली 1999 में बेलारूस के प्रेसिडेंट ने रशिया के प्रेसिडेंट से मुआहदा किया कि बेलारूस रशिया के अंदर एक टेरिटरी बनने को तैयार है। और इस मुआहदे के फौरन बाद रशिया ने इस प्रोसेस को नाम दिया द यूनियन स्टेट ऑफ रशिया एंड बेलारूस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालिया ही में बेलारूस के प्रेसिडेंट ने ये खुलम खुला ऐलान किया कि रशिया ने उनकी सरहदों पर न्यूक्लियर वेपन्स को सेट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। और इसके फौरन बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट ने सोवियत यूनियन के जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी ये कहा कि वो भी रशिया के अंडर टेरिटरीज बन जाएं, इसी में उनका फायदा है। अब आते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ। अब रशिया ने बेलारूस को मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर डिपेंडेंट करने के लिए रशिया ने सबसे पहले बेलारूस का संभाला पॉलिटिकल कंट्रोल। और इस काम के लिए रशिया ने पिछले काफी बरसों से रशिया ने बेलारूस के अंदर प्रो रशियन गवर्नमेंट लॉन्च की हुई है। इस काम को पक्का ढक्का करने के लिए रशिया ने सबसे पहले उनका मीडिया कंट्रोल किया, फिर एनजीओज को कंट्रोल किया और फिर ऑपोजिशन को कंट्रोल किया। हता के बात यहाँ तक जा पहुंची कि रशिया ने 1000 से ज्यादा एनजीओज मालकान को और न्यूज मीडिया वर्कर्स को बैन कर रखा है, क्योंकि वो बेलारूस की गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते थे। और इस वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो बेलारूस की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर सके। और उल्टा रशियन सरकार बेलारूस की गवर्नमेंट के हक में बोलने वालों को फंडिंग भी करती है। जी हाँ बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट आता है मिलिट्री कंट्रोल का। और फाइनली रशिया ने बेलारूस की
आर्मी को भी कंट्रोल कर लिया है। आपको मैं हैरान कुन बात बता दूं कि हालिया ही में जो रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो बेलारूस की सरजमीन को आजादी के साथ इस्तेमाल किया गया। रशिया के फाइटर जेट्स बेलारूस की सरजमीन से उड़ते थे, वो यूक्रेन पे अटैक करते थे और वापस बेलारूस में चले जाते थे। यानी बेलारूस की सरजमीन और उनके वेपन्स को इस्तेमाल करना रशिया के लिए बहुत ही आसान है। और फाइनली बेलारूस की आर्मी को रशिया ने अपने ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट कर लिया। अब आता है तीसरा पॉइंट इकोनॉमिक कंट्रोल का। तो दोस्तों रशिया ने बेलारूस की इकोनॉमी को भी अपने कंट्रोल में ले रखा है। इसमें बेलारूस की जो जीडीपी है, बड़े बिजनेसेस हैं, वो ज्यादातर रशिया से कंट्रोल होते हैं। उनमें एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और बड़े बड़े बिजनेस भी आ जाते हैं। और इस काम को मजीद पक्का ढक्का करने के लिए, मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर डिपेंडेंट करने के लिए रशिया काफी हद तक बेलारूस की माली इमदाद भी कर चुका है ताकि उसका बिजनेस यानी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। और हाल ही में 2021 में रशिया ने इस स्टेप को नाम दिया 2 नेशंस एंड 1 इकोनॉमी का। यानी बेलारूस की जो इकोनॉमी है वो रशिया की इकोनॉमी तस्वर की जाएगी। अब आते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ कि रशिया को ये सब काम करने का क्या फायदा होगा, उसको फ्यूचर में क्या फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये कि अगर रशिया के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो बेलारूस को एक दीवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि वो बेलारूस की सरजमीन को वॉर के लिए खुल्लम खुला इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं आपको एक हैरान कुन बात ये बता दूं कि आने वाले चंद सालों में सोवियत यूनियन से 1 या 2 मुल्क अगर रशिया की टेरिटरी बन जाती हैं, द यूनियन स्टेट ऑफ रशिया के अंदर ऐड हो जाते हैं, तो रशिया का इसमें बहुत ही बड़ा फायदा है। वो ये कि हम सब जानते हैं कि नेटो जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की फौज को मिला के एक इदारा बना है। तो जहाँ पे भी सिविल वॉर का चक्कर होता है तो नेटो वहाँ पे पहुंच जाता है। नेटो की फौज सिविल वॉर के खिलाफ लड़ती है। बिल्कुल इसी तरह रशिया सोवियत यूनियन के ममालिक को अपने अंदर मिलाकर एक नेटो के मुतरादिफ एक फौज खड़ी करेगा। और हम सब सोच भी नहीं सकते कि रशिया को इस सब का क्या फायदा होगा। यानी आने वाले वक्त में रशिया अपना ही एक किंगडम बना लेगा जिसके अंदर उसकी अपनी मुख्तलिफ ममालिक को मिलाकर एक बड़ी फौज होगी, एक बड़ी इकोनॉमी होगी। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो रशिया की तरफ आंख उठाकर भी दिखे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।